Hello students, so welcome back to my new video, that is chapter number 5 part number 2. Okay, states of matter. So first of all, in the previous video we have learned about what dipole interaction, induced dipole forces हमने पढ़े थे. Induced dipole हमने देखा था. Induced dipole क्या होता है? Induced dipole जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल की ओर जनरेट होता है. नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट करता है, और जब भी वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है तो एक खुद से इंड्यूस्ड डायपोल यानी खुद का क्रिएट किया हुआ डायपोल जनरेट हो जाता है. किस पे? नॉन पोलर पे, मॉलिक्यूल पे. तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके थे. आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एनर्जी, दैट इज़ 5.2 थर्मल एनर्जी. ओके, सो थर्मल एनर्जी में हम ये हमारा टॉपिक आएगा. सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ही पूछेंगे. थर्मल एनर्जी एक टाइप की ऐसी एनर्जी होती है दैट इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम द मोशन ऑफ इट्स एटम और मॉलिक्यूल. थर्मल एनर्जी मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो कि बॉडी अराइज करती है ना, जब भी कोई मोशन होता है किसका, एटम या मॉलिक्यूल का, तब थर्मल एनर्जी. थर्मल मतलब हीट एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं. तो जब भी एटम मॉलिक्यूल रोटेट मतलब मोशन होता है तो एक एनर्जी जनरेट होती है दैट इज़ बॉडी अराइजिंग फ्रॉम इट्स मोशन की वजह से. किसमें? एटम मॉलिक्यूल जो मोशन करते हैं उसकी वजह से थर्मल एनर्जी जनरेट होती है. एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेज. मैंने आपको बताया अभी थर्मल मतलब क्या होता है, डायरेक्टली टेम्परेचर मोशन होगा, टेम्परेचर क्रिएट होगा. सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस. एंड इट इज़ मेजर ऑफ, इसको कैसे मेजर करते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर एंड दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. अब टेम्परेचर है तो देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी की बात होगी दैट इज़ हाफ mv². ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात होगी हाफ mv². दैट मीन्स ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसी से मेजर होगी पार्टिकल की, जो रिस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट कराने में. और ये काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, मूवमेंट, काइनेटिक मूवमेंट. क्लियर? और ये जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन. यानी कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ऑफ पार्टिकल्स का उसी को हम क्या बोलेंगे, इज़ कॉल्ड व्हाट, थर्मल, इज़ कॉल्ड थर्मल मोशन. ओके, सो ये आपको याद रखना है. ये देखो इतनी जो चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी, उसमें मेन जो देखो क्या था, थर्मल एनर्जी क्या बताई मैंने आपको. थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी अराइज करती है, या हम कह सकते हैं एटम या मॉलिक्यूल मूव करता है तो एनर्जी अराइज होती है, दैट इज़ थर्मल एनर्जी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी. ये आप समझ सकते हो. उसके बाद काइनेटिक एनर्जी पिक्चर में आता है. काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन ही होता है एक टाइप का, तो उस पर जनरेट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फोर्स, हाफ mv². अब ये मूवमेंट जो हो रहा है पार्टिकल का उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल मोशन कहते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वॉट, थर्मल एनर्जी. ओके, हेलो बच्चों. तो अब हम लोग क्या देखेंगे, गैस लॉ. इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज़ योर टॉपिक 5.5 द गैस लॉ. ठीक है, जो हमारा आने वाला है. सो इसमें गैस लॉ में हम कुछ गैसेस के लॉ देखेंगे. देखो, द गैस लॉ विच वी हैव स्टडी हम पढ़ चुके हैं नाउ, उसका रिजल्ट भी देख चुके हैं. सेवरल अलग अलग सेंचुरीज़, अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है गैसेस की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी. तो इन सब के बेसिस पे हम लोग पहले मेजरमेंट करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैस की, जो कि किसने दिया था, एंग्लो इरिस साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल. एंग्लो इरिश साइंटिस्ट, एंग्लो इरिस साइंटिस्ट था. इसी का नाम था रॉबर्ट बॉयल इन 1662 में. रॉबर्ट, इसी पे से एक लॉ आ गया जिसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ. रॉबर्ट बॉयल करके साइंटिस्ट था, उसी ने 1662 में दिया. और ये लॉ जो है जो फॉर्मुलेटेड है बॉयल्स लॉ के नाम पे. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे. सो लेटर हमने देखा, लेटर ऑन एटम टू फ्लाई इन एयर विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हम एयर में फ्लाई करते हैं, हॉट एयर बलून्स मोटिवेटेड. सो एक चार्ल्स था फिर जिसने डिस्कवर्ड किया था अलग अलग गैस लॉ के बारे में. सबसे पहला जो गैस लॉ आता है वो आपका आता है दैट इज़ बॉयल्स लॉ. मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इस चैप्टर के अंदर. बॉयल्स लॉ जो है जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कहते हैं. क्या कहते हैं इसको हम, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप. क्लियर?
ओके, सो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप क्यों बोला गया है, तो देखो बॉयल्स लॉ में आपको बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ उसके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से रॉबर्ट बॉयल ने, मतलब रॉबर्ट बॉयल एक कंक्लूजन पे पहुंचा था, क्या कि इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब एक फिक्स टेम्परेचर की बात की गई है। द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट, जो भी प्रेशर होगा, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट की बात हो रही है, मतलब क्या है फिक्स्ड अमाउंट, मतलब द नंबर ऑफ मोल्स एन, यानी कि आप कोई भी पार्टिकल ले लो या कोई भी एटम आयन ले लो, तो उसमें जो प्रेशर होगा फिक्स अमाउंट में, यानी एन, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल एन ऑफ अ गैस वेरी इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। एन जो होगा वो किसके साथ वेरी करेगा, वेरी मतलब एन ऑफ अ गैस वेरीज किस में, वेरी इन्वर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, इन्वर्सली विद इट्स वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम के साथ जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली वेरी करेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ओके, अच्छा मैंने आपको क्या बताया अभी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी प्रेशर एक फिक्स्ड अमाउंट में होगा, दैट इज़ एन, किसी भी मतलब गैस का, जो वेरी करेगा इन्वर्सली वॉल्यूम के साथ। तो इसका जो स्टेटमेंट आता है वो क्या बन जाता है, प्रेशर इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी एंड एन, एट कांस्टेंट टी एंड एन, एन मतलब हमारा नंबर ऑफ मोल। क्लियर। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट रखा, दैट इज़ K1। सो P इज़ इक्वल टू K1 1/V। यहाँ पे जो हम K1 ले रहे हैं, या आप कह सकते हो K1 बोलो, या इसको आप क्या कह सकते हो, KL, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। सो P1 P2 है, K1 K2 है, वो भी हम दे सकते हैं। K1 दे दो चलेगा वो भी, जहाँ पे K1 1/V है। क्लियर। तो यहाँ पे वेयर K1 क्या है, इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये जो है आपका वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। दिस इज़ योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप जानते हो कि हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी ये हटने के बाद कांस्टेंट आता ही है। ओके, अब ये जो हमारा कांस्टेंट आया, दैट ये जो K1 की वैल्यू डिपेंड करती है अपॉन अमाउंट ऑफ गैस पे, यानी कि ये जो K1 की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, कितना अमाउंट ऑफ गैस, आपने कितना अमाउंट ऑफ गैस लिया है, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट्स इन विच P एंड V एक्सप्रेस, यानी कि ये अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगी, और जो यूनिट्स हमने लिया है प्रेशर एंड वॉल्यूम के लिए एक्सप्रेस करने के लिए वो, तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ेगी कि अमाउंट ऑफ गैस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और यूनिट्स जो आपने P और V को एक्सप्रेस करने के लिए लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, देखो इस वाले इक्वेशन को मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब इसको मैं अरेंज करके लिखती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ PV इज इक्वल टू K1, V को इधर ले आओ, इज इक्वल टू क्या होगा, K1 होगा, ठीक है। सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया, सपोज करो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब देखो इसके बाद क्या हो सकता है मैं आपको बताऊं तो चेंजेस होंगे। सो आप देखोगे कि हमारे पास इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको मैंने एक इक्वेशन बताई थी, PV इज इक्वल टू K1, ये इक्वेशन नंबर 2 दिया था, राइट। इसके बाद क्या है, इट मीन्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी प्रोडक्ट जो हो रहा है प्रेशर एंड वॉल्यूम का ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, यानी कि P इंटू V प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ फिक्स अमाउंट, दैट इज व्हाट इट इज़ अ कांस्टेंट। यहाँ पे एक जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस लिया एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम V1 ले लो, प्रेशर P1 ले लो, या प्रेशर P1 ले लो, तो एक्सपांशन जो होगा उसमें, और दूसरा यानी अब एक काम करो ना, हम यहाँ पे K1 P1 V1 ले सकते हैं ना किसी एक के लिए, कोई भी एक हमारे पास कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसके लिए, तो फिक्स अमाउंट ऑफ गैस ले लो कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, वॉल्यूम V1 ले लो। सेम वे में V2 V2 ले लो, प्रेशर P2 ले लो। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम क्या कहेंगे, अगर मान लो मैंने इसको P1 V1 लेके कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम ये कह सकते हैं ना, टेम्परेचर तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ लिखो आप ऐसे, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या लिख सकते हैं, याद करो
P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी दो के लिए सेम लिया है, ठीक, तो ये कांस्टेंट। अब इसको अगर मेरे को रीअरेंज करना है तो P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 कर सकते हैं इस टाइप में। P1/P2, देखो P1, ये P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, ये कर सकते हैं अपने, ठीक है। ये इक्वेशन तो मैं ला ही सकती हूँ, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, क्लियर। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा फिगर दिया है बुक में 5.5a में, उसमें आपको अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से प्रेशर ऑफ दी प्रेशर बोला है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, जिसमें P वर्सेस वॉल्यूम जो है उसमें अलग अलग गैस है डिफरेंट टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो 5.5, देखो मैं आपको ग्राफ बताती हूँ बना के किस टाइप से दिया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम लिया है जो कि आपको डेकामीटर क्यूब में ले सकते हो आप लोग, ये आपका प्रेशर लिया है जो कि आप बार में लोगे, क्लियर है ना, इस टाइप में। आप देखो इसमें अलग अलग आपके ये ब्लू कलर से है, फिर मेरे पास इतने सारे कलर पेन अवेलेबल नहीं है, बट ये आपका ग्रीन से ले लो या आप रेड से ले लो, तो ये 600 केल्विन पे है, ये 400 केल्विन पे है और ये 200 केल्विन पे। तो अलग अलग गैसेस क्या हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे आपके ग्राफ में बता है। तो देखो ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है उसमें दो कन्वेंशनल वे है ग्राफिकली प्रेजेंटिंग पॉल्स लॉ को। पहला जो है ए में एक ग्राफ ऑफ इक्वेशन, यानी हमने जो अपनी, आपको पता है मैंने अभी एक इक्वेशन बताई थी PV इज इक्वल टू, ये वाली PV इज इक्वल टू K1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बताई थी मैंने वो किसके लिए है, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है। तो K1 की वैल्यू जो होगी, मतलब K1 वैल्यू फॉर ईच कर्व इज़ डिफरेंट। यहाँ पे K1 की वैल्यू भी तो हर एक कर्व के लिए कैसी होगी, डिफरेंट होगी, बिकॉज फॉर व्हाट, गिवन मास ऑफ गैस, क्योंकि मास भी अलग होगा और इट वेरी ओनली विद टेम्परेचर, और K1 मास अलग होगा तो वो टेम्परेचर के साथ ही वेरी करेगा। हर एक कर्व अलग अलग वैल्यू, तो हर एक कर्व करस्पॉन्ड करता है अलग डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर भी अलग अलग होंगे। जो कर्व होंगे उनमें क्या होगा, अलग गैस है तो अलग अलग गैस अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर्स पे। जैसे देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला गैस है मान लो कि 200 केल्विन पे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रेशर यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक अलग अलग टेम्परेचर पे ये लोग अपना ग्राफ दे रहे हैं, क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं ना कि K की वैल्यू भी तो चेंजेस हो रही है ना, तो डिफरेंट कर्व मिल रहा है हमें, और उसके हिसाब से, क्योंकि क्या है, बिकॉज मास जो है वो अलग है गैस का, उसकी वजह से, और वो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ ही, तो तभी हम कह सकते हैं कि K भी अलग है। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कर्व है उसमें अलग अलग कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आइजोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट। इसी को, ये जो अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू देखने को मिल रही है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, आइजोथर्म कहते हैं, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट, क्लियर। अच्छा, यानी कि एक पर्टिकुलर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये इतने टेम्परेचर पे आपको ये ग्राफ देगा। एट एन, इसी को अलग अलग टेम्परेचर जो हमें बोला है, डिफरेंट टेम्परेचर कांस्टेंट, डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसी को हम बोलते हैं आइजोथर्म, इसी को आइजोथर्म प्लॉट कहते हैं। अब अगर हायर वैल्यू होगी तो हायर टेम्परेचर होगा, और हम देख सकते हैं कि जो भी वॉल्यूम जो गैस का होता है वो डबल होगा अगर प्रेशर हाफ कर देंगे तो। आप जानते हो ना कि प्रेशर हाफ करोगे तो वॉल्यूम डबल होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो प्रेशर ऐसे था कि नहीं, है ना, तो क्या बोला कि अगर वॉल्यूम डबल होगा तो प्रेशर हाफ हो जाएगा। अगर वॉल्यूम आप डबल कर दोगे, मान लो 2x कर दिया, तो प्रेशर आपका 1x होगा, हाफ ही होगा, समझे, क्योंकि क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा ऐसे, और अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात ध्यान रखना है, अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर हाफ होगा, क्लियर। तो ये याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस डबल करोगे तो प्रेशर हाफ होगा, जो कि आपको टेबल 5.1 के अंदर अलग अलग वॉल्यूम के हिसाब से प्रेशर गिवन है, वो आप देख लेना। उसमें इफ़ेक्ट है प्रेशर का वॉल्यूम का, जैसे 0.09 मोल पे CO2 का जैसे 0.09 कॉन्सेंट्रेशन मोल है CO2 का, तो उस पर 300 केल्विन है, इस टाइप में, ठीक है। ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से शोन किया हुआ है, तो वो आप एक बार टेक्स्ट बुक में टेबल 5.1 आप लोग देख लेना, आया समझ में। इसके बाद एक और ग्राफ है, दैट इज़ 5.5 का B। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं,
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने जो सेकंड वाला ग्राफ है दैट इज़ 5.5b का, वो आपको जो ग्राफ बता रहा है वो प्रेशर एंड 1/v के वर्सेस है। तो देखो मैं आपको बताऊँ तो प्रेशर एंड 1/v वॉल्यूम यानी 1/v के वर्सेस ग्राफ बता रहा है, और वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। और वो पासिंग किससे हो रहा है? ओरिजिन से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, सो ओरिजिन से पास हो रहा है, अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। हाउएवर हम ये देख सकते हैं कि हाई प्रेशर पे गैसेस डेविएट करेगा बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, एंड अंडर सच कंडीशन स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होगा ग्राफ में। याद रखना, आप देखो हाई प्रेशर आप नहीं ले सकते, हाई प्रेशर पे आप लोगे तो बॉयल्स लॉ का ग्राफ डेविएट करेगा, और डेविएट होने की वजह से ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें नहीं मिलेगी। तो एक्सपेरिमेंटली अगर बॉयल्स लॉ ने क्या बोला कि क्वांटिटेटिव मैनर से अगर हम देखें, प्रूव करें, तो गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हम जानते हैं, बिकॉज व्हेन अगर हम गिवन मास ऑफ अ गैस, अगर कोई भी किसी भी मास का गैस मतलब कोई भी सब्सटेंस ले, उसका मास के हिसाब से उसके गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई अ स्मॉलर स्पेस, जितना ज़्यादा यानी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो उतने स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। दिस मीन्स गैस बिकम डेंसर एट हाई प्रेशर। आप समझ सकते हो कि गैसेस डेंसर मीडियम पे इजीली होगा। एक रेयर मीडियम होता है और डेंस, जिसे हम डेंसर कहते हैं। तो ये डेंस यानी कंप्रेसिबल ज़्यादा होता है हाई प्रेशर पे। आप देख सकते हो जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना गैस डेंस होगा, कंप्रेस होगा। सो दिस मीन्स गैसेस बिकम डेंस एट हाई प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो उतना गैस डेंस होता है, डेंसर होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप जो ऑब्टेन किया गया है डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द गैस बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ, तो आप समझ सकते हो डेंसिटी और प्रेशर का, डेंसिटी और हमारे पास प्रेशर, यानी कि आप समझ सकते हो कि डेंसिटी हमारे पास d है, उसको मैं रिलेट करूँ मास m एंड वॉल्यूम v से, तो हमारे पास क्या रिलेशन बनता है? आप मतलब अगर मैं p के रिगार्डिंग रिलेशनशिप की बात करूँ तो उसमें देखो डेंसिटी क्या बनता है? मास बाय वॉल्यूम। ये फिजिक्स से भी आप जानते हो कि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और इफ़ वी पुट अ वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, वी गेट अ रिलेशनशिप। अगर मैं यहाँ पे कोई भी v की वैल्यू पुटअप कर दूँ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम है प्रेशर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो p वर्सेस 1/v है ना, तो उसके हिसाब से मैं आपको कोई भी वैल्यू पुटअप कर दूँ तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। ओके, अब इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप कुछ इस टाइप में भी लिख सकते हो, d इज इक्वल टू m/k1, दैट इज़ p इज इक्वल टू k इंटू पी, है ना, या k डैश ले लो। अच्छा, अब इसको आप समझ सकते हो कि हमारे पास क्या रिलेशन आया, यहाँ से डायरेक्टली वॉल्यूम है, तो दैट इज़ वॉल्यूम कब होगा? तो वॉल्यूम के लिए मैंने आपको बताया था रेट के बारे में, है ना, तो वो यहाँ पे k1 लिख देंगे इसकी जगह पे, वॉल्यूम की जगह पे। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया? प्रेशर का रिलेशन, दैट इज़ k डैश p। ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास क्या ये जो p आएगा, एक मिनट, इसमें डायरेक्टली हो जाएगा, मैं आपको बताऊँ, ये है हमारे पास इंटू पी, दैट इज़ k डैश पी, सॉरी, इस टाइप में बनेगा। डेंसिटी यानी हम कह सकते हैं, देखो मास हमारे पास है ही, और हमने क्या किया, हमने मास है तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? वॉल्यूम में हम ले सकते हैं ना p और k1, दोनों के दोनों चीज़। तो यहाँ पे हमने वही लेके क्या किया कि डायरेक्टली हमने इसको k डैश नाम दे दिया और इसको p, तो k डैश p हमारा रिलेशन आ गया। सो दिस शोज़ दैट, ये बताता है कि कोई भी एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी से। क्लियर? तो हमारे पास देखो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगा ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस। कोई भी फिक्स्ड मास अगर आप लेते हो, मास कैसा होना चाहिए? फिक्स्ड, तब जाके। तो याद रखना ये चीज़ कि कोई भी फिक्स मास पे हम डेंसिटी प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है। आया समझ में? तो ये था आप लोगों का हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसके बेसिस पे प्रॉब्लम 5.1 हम करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो सिलेबस है रिड्यूस सिलेबस, उसमें आपके इसके बेसिस पे सम्स ही पूछेंगे और लॉस पूछेंगे। तो आपको लॉ आएगा तो आप सम कर पाओगे। ओके, सो अभी हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5.2 देखेंगे। उसमें देखो क्वेश्चन क्या बोला है, अ बलून इज़ फिल्ड विथ हाइड्रोजन, मतलब एक बलून है उसमें हाइड्रोजन गैस पूरी तरह से फिल किया गया है रूम टेम्परेचर पे, और इट विल बर्स्ट इफ़ प्रेशर, अगर वो बर्स्ट यानी पूरी तरह से एक्सपांड हो जाएगा अगर क्या होगा कि अगर प्रेशर हम बढ़ाते हैं एक्सीड 0.2 बार से, ठीक है, तो बलून फूट जाएगा। अगर आप इतना ज़्यादा प्रेशर आप डालोगे तो एक्सीड कराओगे 0.2 बार से, ऐसा बोला है। अगर हम 1 बार प्रेशर लेते हैं तो गैस ऑक्यूपाई करेगा 2.27 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अप टू व्हाट वॉल्यूम कैन द बलून बी एक्सपांडेड, तो उसके बाद
कितने वॉल्यूम पे बलून एक्सपांड होगा वो पूछा है। तो देखो बॉयल्स लॉ के हिसाब से हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं ना कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन आप याद ही रख लो, ये इक्वेशन आप लोग याद ही रख लो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, ठीक है। कि जब भी आपको दो, हमारे पास दो प्रेशर की बात बोली हो, दो वॉल्यूम की बात बोली हो, तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो प्रेशर P1 अगर मान लो 1 बार पे है तो वॉल्यूम V1 कितना था 2.27 लीटर। तो देखो प्रेशर 1 बार पे है तो वॉल्यूम V1 कितना था 2.27 लीटर, ये था, ये अभी देखा था हमने। और वही बोला है कि अगर मान लो अगर मैं एक्सीड कराती हूँ 0.2 बार तक तो प्रेशर क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा वो पूछा था, है ना। तो अगर मैं P2 कितना है 0.2 बार तो वॉल्यूम V2 क्या होगा, बस ये आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल है। क्या करना है, वैल्यूज़ पुट अप कर देनी है, ठीक है। तो हमारे पास V2 क्या होगा, दैट इज़, आप पहले सब्जेक्ट बना लो V2 को यहाँ से, तो V2 को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा P1 V1 अपॉन P2, P1 V1 अपॉन P2, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास P1 क्या है तो 1 बार है, तो यहाँ लिख दो, ये क्या लिखोगे 1 बार, V1 क्या है तो 2.27, ओके। P1 1 बार है और V1 क्या है 2.27, और उसके बाद P2 क्या है 0.2 बार, तो यहाँ पे लिख दो 0.2, क्लियर। ये दोनों आप लिख दोगे तो हमारे पास 11.35 लीटर आंसर आएगा, 11.35 लीटर आंसर आएगा। तो यही है कि सिंस बलून बर्स्ट होगा एट 0.2 बार प्रेशर पे, जब वॉल्यूम बलून का होगा शुड बी लेस देन 11.35 लीटर, थोड़ा कम, ओके। सो ये था आप लोग का बॉयल्स लॉ, और उसके ऊपर से एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को एग्जाम में कंफर्म आएगा। इसके बाद आता है चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो चलिए ये वाला लॉ देखते हैं हम लोग। चार्ल्स लॉ में आपको पहले हमने पढ़ा प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप, अब इसमें टेम्परेचर का देखेंगे। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे जिसमें हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है। अब इसमें चार्ल्स एंड गैलुसेक, मतलब गैलुसेक और चार्ल्स दोनों ने, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट किए, मतलब सेवरल एक्सपेरिमेंट किए थे अलग अलग गैसेस के बेसिस पे इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इम्प्रूव कर सके, पूरी तरह से चार्ल्स लॉ को बता सके, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन जो किया था उन्होंने, उसमें फिक्स्ड मास ऑफ गैस लिया था एक कांस्टेंट प्रेशर पे, वॉल्यूम, तो देखो वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एंड डिक्रीज़ करेगा जब आप कूलिंग कराओगे, ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि हर एक डिग्री पे, यानी हर एक ईच डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइज इन टेम्परेचर, तो वॉल्यूम गैस भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और मैंने आपको बताया था डिक्रीज़ कब करेंगे, जब कूलिंग होगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, हर एक डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ 1/273.15। आप जानते हो ये हमारा रूम टेम्परेचर है 273.15, क्लियर। तो मतलब वॉल्यूम जो है वो गैस का इंक्रीज़ करेगा बाय 1/273.15 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तो ओरिजिनली हम कह सकते हो दैट इज़ 273 हुआ, तो इतना तो आपका बढ़ेगा ही ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस एट 0। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है गैस का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पे होगा, है ना। और V0 एंड VT रिस्पेक्टिवली, यानी कि अगर मान लो सपोज करो कि ये मैंने आपको क्या बताया है, इनिशियल 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा तब टेम्परेचर भी T डिग्री सेल्सियस पे होगा ना, हम कह सकते हैं T डिग्री मतलब 273.15, तो 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो वॉल्यूम है गैस का, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे हर एक डिग्री राइज कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से, तो वॉल्यूम गैस भी इंक्रीज़ कर रहा है, कितना 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम गैस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है गैस का, ठीक है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और हम क्या कहेंगे कि वॉल्यूम जो गैस का है वो 0 डिग्री सेल्सियस ओरिजिनल है और T डिग्री सेल्सियस कुछ टेम्परेचर पे, एंड V0 एंड VT रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इसमें हम ये ले सकते हैं ना वॉल्यूम V0 VT फाइनल इनिशियल ऐसे करके, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको ध्यान रखना है, V टोटल यानी VT दैट इज़ इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 V0, ये इक्वेशन आती है, ये आपको ध्यान रखना है। V टोटल दैट इज इक्वल टू V0 इनिशियली प्लस T टेम्परेचर अपॉन 273.15 V0 मतलब इनिशियली वॉल्यूम, और V टोटल
हमारे पास टोटल है, ठीक है। अब यहाँ से वी टोटल अगर मुझे लेना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ डायरेक्टली निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, वी टोटल इज इक्वल टू वी नॉट, फिर यहाँ पे 1 प्लस टी अपॉन 273.15। यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, देखो ये वी नॉट है हमारे पास, है ना, ये यहाँ पे वी नॉट है, इसको वी नॉट को कॉमन ले लिया तो वी नॉट कॉमन ले लेंगे तो 1 हो गया। वी नॉट को मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आया 1, तो 1 प्लस टी अपॉन 273.15 ऐसे हम लिख सकते हैं ना इक्वेशन को। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो एलसीएम ले लो दोनों साइड से, तो हमारे पास वी टोटल कितना आएगा, तो वी टोटल आएगा दैट इज़ इक्वल टू वी नॉट, ये वी नॉट, ठीक है, वी नॉट, और उसके बाद 273.15 इधर ले लो, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको ध्यान रखना थोड़ा, 273.15 प्लस टी, तो ये प्लस टी डिवाइड बाय, ये इधर आया प्लस टी डिवाइड बाय 273.15 ऐसे। क्लियर। तो ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई है। अब इसको ये इक्वेशन के नाम दे देना 1, 2 और ये 3। क्लियर। ऐसे इक्वेशंस के नाम दे दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब इस स्टेज पे आने के बाद, मतलब यहाँ पे पहुँचने के बाद क्या होगा, हम एक न्यू स्केल डिफाइन करेंगे टेम्परेचर का, सच दैट T डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस न्यू स्केल पे कैसे देंगे, अब न्यू स्केल पे यानी हम कैसे दे सकते हैं कि टेम्परेचर को हम दे सकते हैं दैट इज़ 273.15 प्लस कुछ टी प्लस कुछ टी। अब ये जो टी मतलब 0 डिग्री, मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस विल बी गिवन एट व्हाट, टी नॉट पे हम क्या देते हैं उसको 273 देते हैं ना, 273.15 देते हैं। ये आप जानते हो कोई भी टेम्परेचर, मान लो अगर आपको देखो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब क्या होता है 273, आपको ऐसा दे दिया है 35 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो आप इसको केल्विन में कैसे बदलते हो, 35 प्लस 273 करते हो कि नहीं करते हो, करते ही हो ना, है ना। तो इस वे में आप करते ही हो, उसको आप एडअप करते हो 273 के साथ, क्योंकि 273 हमारा नॉर्मल है। सो हम ये हम क्या कहेंगे, कोई भी चीज़ है तो अगर टी नॉट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला टेम्परेचर ले लेना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, है ना। और यही जो न्यू टेम्परेचर आ रहा है दैट इज़ ये जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप लोगों को 273.15, ठीक है। इसी न्यू टेम्परेचर स्केल को हम क्या बोलते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसी जो न्यू टेम्परेचर है 273.15 उसी को हम क्या बोलते हैं, केल्विन। क्या बोलेंगे, केल्विन टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल, और वी कैन से दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, ठीक है। इन्हीं सारे स्केल्स के मेजरमेंट के थ्रू हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये दो हम स्केल ध्यान रखना, केल्विन में कन्वर्जन के लिए बोला है। आप देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ इक्वल टू कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है 273.15 केल्विन, यही तो हम लेते हैं, और दैट इज़ योर एब्सोल्यूट स्केल, है ना। और तो डिग्री साइन जो होती है नॉट यूज्ड वाइल राइटिंग द टेम्परेचर, डिग्री साइन हम यूज़ नहीं करते जब हम टेम्परेचर लिखते हैं, पता है ना आपको, हम क्या करते हैं उसको केल्विन में लिखते हैं। तो केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज थर्मोडाइनेमिक स्केल है एक टाइप का, वो याद रखो। तो अगर मुझे हमें क्या करना पड़ता है, मोर प्रिसाइजली 273 एडअप करना पड़ता है, ठीक है। 273.15 ले लो सेल्सियस टेम्परेचर टू ऑब्टेन टेम्परेचर एट केल्विन। जब भी हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो 273 को हमें ऐड करना पड़ता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए आपको जैसे मान लो हमारे पास टी हमारे पास है 273.15 की बात मैं कर रही हूँ। क्लियर। तो अगर मान लो मेरे पास उसमें मैं प्लस टी ऐड करूँ, दैट मीन्स क्या हो, अगर मान लो कोई भी टेम्परेचर है तो आप टी ऐड करके टोटल टेम्परेचर निकाल सकते हो, आया समझ में। और इसी की वजह से मैं वॉल्यूम क्या ले सकती हूँ, वी टोटल इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन टी नॉट। अच्छा, ये टी नॉट यानी इनिशियल हमारा टेम्परेचर। क्लियर। ये टी नॉट आप क्या ले सकते हो, तो आप देखो क्वेश्चन मार्क लगाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली ले लो। जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ, ये इक्वेशन है तो उसी पर से आप टी नॉट क्या ले सकते हो 273.15, तो ये टी टोटल निकल जाएगा, उसी में तो आप क्या ऐड करोगे, टी ऐड कर दोगे, ठीक है। तो टी नॉट हमने ये ले लिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी अपॉन टी नॉट। क्लियर। ये इक्वेशन टी टोटल टेम्परेचर टोटल, टी नॉट इनिशियल, वी नॉट वी टी फाइनल वॉल्यूम उस स्टेप में। अब उसके बाद हमारे पास देखो वी टी अपॉन वी नॉट, इसको नीचे ले गए, ठीक है। तो वी टी अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, टी टी बाई टी नॉट, इस वे में लिख सकती हूँ ना मैं, आया समझ में।
फिर वी कैन राइट जनरल इक्वेशन एज, इसको मैं जनरल इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ तो कुछ इस टाइप से मैं लिख सकती हूँ, आपको मैं बताती हूँ. दैट इज़ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. इसको जनरली लिखूँ तो क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. मैंने आपको पहले ही बताया था ये पूरा किसके टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के बेस पे है. तो देखो लास्ट में हमारा टेम्परेचर और वॉल्यूम आ चुका है, उसी रिलेशन है. तो V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. तो V1 अपॉन T1 आप इसको है ना एक साथ कर दो, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. इसमें आप कर दो क्योंकि हमने क्या किया अभी, वॉल्यूम V1 T1 साथ में, V2 T2 साथ में, V1 T1 साथ में, V2 T2 साथ में ले लिया. ठीक है, इस स्टेप में आप ले सकते हो ना. तो ये आपका, ये जो आपका इक्वेशन आया दैट इज़ द फाइनल चार्ल्स लॉ इक्वेशन, जिसमें अभी रुकना, इसको आप लोग, यही हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे. न्यूमेरिकल्स में चार्ल्स लॉ के फॉर्म में V1 अपॉन T1, जैसे हमने बॉल्स में क्या किया था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 किया था कि नहीं किया था, वैसे ही चार्ल्स लॉ में क्या करेंगे, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2. ये इक्वेशन का हम हर जगह यूज़ करेंगे. सो इसको आप डबल बॉक्स बना के लिख लेना. सो ये इक्वेशन आपका चार्ल्स का है. अब देखो V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इसको K2 ले लो, V बाई टी कॉन्स्टेंट, इसको आप K2 ले लो, है ना, कुछ भी ले सकते हो. सो दस हम ये कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होगा, K2T. अगर मैं मान लो यहाँ पे V बाई टी को कांस्टेंट लेती, मतलब भाई V बाई टी अगर कांस्टेंट है, K2 नाम दे दिया, तो V क्या हो जाएगा आपका, K2T होगा, है ना. और ये जो वैल्यू है कांस्टेंट K2 की वो डिटरमाइन होगी प्रेशर से ही. और ये जो अमाउंट आ रहा है दैट इज़, जब हम V एक्सप्रेस करेंगे तब, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन होगी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है चार्ल्स लॉ का. कौन सा, V इज इक्वल टू K2T. ये जो है ना, ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है किसका, चार्ल्स लॉ का. अब ये तो आपको पता चल गया ना यहाँ पे कि मैंने क्या किया, V अपॉन टी लेके किया था. तो V बाई टी मेरा कांस्टेंट है तो उसको मैंने K2 ले लिया. V बाई टी यहाँ पे वही सेम कांस्टेंट है जो कि रेट K पे डिपेंड था, याद करो, वॉल्यूम, रेट, टेम्परेचर. तो यहाँ पे V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, K2 इंटू टी, K2 इंटू टी. तो ये हो गया K2 इंटू टी यहाँ से. तो दैट इज़ वॉट योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द चार्ल्स लॉ. और उसी को अगर मैं आपको एक्सप्रेस करके बताऊं तो वो क्या होगा, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में है, जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी. ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करना चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, V इज इक्वल टू K2 इंटू टी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ subscribe this channel. Okay, thank you so much students.